नमस्कार, मैं हूं हर्षिदा सावंत और हमारी खास पेशकश कृषि महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। आज हम खेती और उससे जुड़े हुए बाजार के पहलुओं को टटोल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्री सेक्टर की ग्रोथ कैसी है, भारत की ग्रोथ स्टोरी में किसानों की भागीदारी कैसे बढ़े, भारत और दुनिया भर के बाजार में हो रहे बदलाव को किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। जाहिर सी बात है, जबकि उन्हें फायदा नहीं जब तक उन्हें फायदा नहीं होगा, किसानों के लिए ये बदलाव कोई अहमियत नहीं रखेगा। और जब तक किसानों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक मार्केट में बदलाव और टारगेटेड ग्रोथ को हासिल करना एक चुनौती भरा काम रहेगा। और इस खास पेशकश में हमारा साथ दे रहे हैं एनसीडीएक्स के एमडी समीर शाह, बिजनेस लाइन के कमोडिटीज एडिटर डी चंद्रशेखर और सजाता संघ के ईडी कुलदीप सोलंकी। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। समीर जी, मैं सबसे पहले सवाल आप ही से जानना चाहूंगी। अब तक हमने देखा वायदा है या फिर स्पॉट एक्सचेंज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हर रोज नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपका एक्सचेंज लार्जली एग्री कमोडिटीज को ही एड्रेस करता है, क्या वाकई में आपको लग रहा है किसान इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठा रहे हैं इतने सालों के बावजूद? इस सवाल का मैं दो पहलुओं में जवाब देना चाह रहा हूँ। एक तो किसानों ने इस प्लेटफॉर्म का फायदा तो बहुत ज़बरदस्त उठाया है और एक इनडायरेक्ट वे में उठाया है। इसके जो प्राइसेस जो मिलते हैं फ्यूचर्स मार्केट के थ्रू, वो एक बेंचमार्क प्राइस बन गया है किसानों के लिए, एक रेफरेंस पॉइंट बन गया है, एक लाइट हाउस की तरह बन गया है, ताकि किसान उस प्राइस को देखे और अपना जो बिजनेस करते हैं किसान, जैसे सोइंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा क्रॉप पैदा करना है, कब उसको बेचना है, कब उसको मंडी में लेके जाना है, किस मंडी में लेके जाना है, उस तरह के सारे डिसीजंस अभी आजकल एनसीडीएक्स के बेंचमार्क प्राइसेस के थ्रू ही होते हैं। और हमको ये तब पता चलता है जब हम, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिले होता है लॉन्च करने के लिए। कुछ महीनों पहले हमारे एक चिली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक टेक्निकल चीजों के लिए 1 महीने से डिले हो गया कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को खुद को सैकड़ों चिट्ठियां आई फार्मर एसोसिएशंस और किसानों की कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिले क्यों हो गया, हमको प्राइस रेफरेंस नहीं मिल रही है। और चिली एक एक्सपोर्टेड कमोडिटी है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर स्पाइसेस। तो तब जाके पता चलता है कि इनका इम्पैक्ट फार्मर्स पे कितना हो रहा है। तो फार्मर्स पे उनके बिजनेस डिसीजंस और उनके सोइंग डिसीजंस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एनसीडीएक्स के प्राइसेस के कारण। तो ये एक फायदा हुआ है। दूसरा ये फायदा हुआ है कि क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन जो हुई है वो भी इस वायदे बाजार के कारण हुई है, क्योंकि वायदे बाजार के कारण हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की कमोडिटी ट्रेड होती है और फार्मर्स को ये पता चल गया है, किसानों को ये पता चल गया है कि अगर इस क्वालिटी का हम ग्रोइंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्राइस मिलने की संभावना है। तो सारे किसानों ने फिर अपनी ग्रोइंग को उस तरह से एडजस्ट किया कि एनसीडीएक्स की क्वालिटी के आसपास प्रोडक्शन हो रही है। तो काफी क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन हुई है पिछले 10 सालों से। ये दूसरा फायदा हुआ है। तीसरा ये फायदा हुआ है कि जो मंडी में अराइवल्स होती है, जब किसान सोइंग करता है, हार्वेस्ट करता है और मंडी में मंडी में आता है बेचने के लिए, पहले ये होता था एनसीडीएक्स के पहले कि एक पैनिक सेल होता था। हार्वेस्ट के बाद इमीडिएटली सारा माल मंडियों में बिकता था और वो फार्मर के लिए बिल्कुल नॉन आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस रियलाइजेशन सबसे कम होता है, होती नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि सारे मंडियों में अराइवल्स इवन आउट हो गए, तो ऑलमोस्ट 30-40% हार्वेस्ट के बाद इमीडिएट मंथ में होता है और फिर पूरे साल में इवन आउट हो गई है। और इसका ये कारण है कि एक एनसीडीएक्स का प्राइस का रेफरेंस है, फार्मर को ये पता चल गया है कि लीन सीजन कब है, पीक सीजन कब है, कब बेचना चाहिए, कहां स्टोर करना चाहिए और किस टाइम पे मंडी पे आना चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स काफी पावरफुली फार्मर्स के पास पहुंच गए हैं। दूसरा जो सेक्शन है मेरे जवाब का, वो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट, कि फार्मर अपनी कमोडिटी को डायरेक्टली एक्सचेंज पे बेच पा रहा है या नहीं, इस पे थोड़ा और काम करना जरूरी है। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत पावरफुल है और डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हम अभी पेश करने जा रहे हैं, जैसे हमने बीच में अग्रिम सौदा फॉरवर्ड मार्केट हमने जो लॉन्च किया, वो डायरेक्ट
फार्मर को बेनिफिट करने वाला है, ताकि उनके जो फार्मर के किसान की जो सेल्स एक्टिविटी है वो डायरेक्टली अग्रिम सौदा प्लेटफॉर्म के द्वारा मिडिलमैन को काट के डायरेक्ट कंज्यूमिंग कंपनी को बेच सकता है। ओके, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि आपने अपने लेवल पर काफी ज्यादा इनोवेशंस किए हैं और उसका फायदा इनडायरेक्टली किसानों ने काफी ज्यादा अपनाया है। लेकिन चंद्रशेखर जी, हमने पिछले 10 सालों में देखा है काफी ऐसे किसान हैं जिनमें अवेयरनेस की काफी ज्यादा कमी। ऑफ कोर्स पिछले कई सालों में हमने काफी प्राइवेट कंपनियों को देखा है जो किसानों को एम्पावर करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ स्टार्टअप्स है जो काम कर रही हैं। क्या वो अवेयरनेस की लेवल और भी बढ़ाई जा सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा किसान उठा सके? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस लेवल्स बढ़ाना, मगर उससे पहले मैं एक बड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूँ। वो है कि हमारे जो कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो कहा जाता है वो काफ़ी है। और ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या है कि पहला है फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग जी, दूसरा है हमारा जो इनपुट डिलीवरी सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है और सिंचाई बहुत कम है, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज कम है। हमें और भी ज्यादा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजी निवेश करना चाहिए। वी हैव टू क्रिएट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे पास काफी टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है। हम इसको हमें इन्वेस्ट करना है एग्रीकल्चर में। वी नीड टू हैव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर, बोथ प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट। वो नहीं किया है, करना चाहिए और उसके बारे में मैं जरा काम कर रहा हूँ फ्रॉम ए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसका बाद फाइनली हमें वी हैव टू बिल्ड कैपेसिटी अमंगस्ट फार्मर्स। जो मार्केट में वोलेटिलिटी होता है, वेदर अनसर्टेनिटी, प्राइस अनसर्टेनिटी, मार्केट अनसर्टेनिटी, क्वालिटी अनसर्टेनिटी, इतना बड़ा रिस्क किसान लेता है, उसके अंदर क्षमता आज बहुत कम है टू फेस दीज अनसर्टेनिटीज। तो वो एक बड़ा चुनौती है। मैं समझता हूं इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर जरूर ज्यादा काम, लेकिन उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की एक जो प्रॉब्लम है, अगर आप बड़े नेशन से कंपेयर करें चंद्रशेखर जी, हमारे यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स बहुत कम होती है। शायद यही वजह है। अब उसका तो कोई सोल्यूशन यहाँ पर निकल कर नहीं आएगा, लेकिन उन छोटे लैंड होल्डिंग्स में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, शायद उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जरूर लैंड होल्डिंग, जो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, ये तो एक वास्तव चीज है, देयर इज नो डाउट। मगर वो हमारे लिए इट नीड नॉट बी अ लायबिलिटी, उसे हम एक अपॉर्चुनिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी समझिए प्रेसिशन फार्मिंग, हमारा देश में स्मॉल लैंड होल्डिंग है, उसके लिए प्रेसिशन फार्मिंग चाहिए। तो प्रेसिशन फार्मिंग करने के लिए देयर आर प्री कंडीशंस, उस प्री कंडीशंस के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। लाइक जैसे कि सिंचाई, जैसे कि अच्छा एक गुड सीड्स, गुड फर्टिलाइजर्स, गुड एग्रोनॉमी, मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, तो ये सब चाहिए। तो स्ट्रक्चरल इश्यू में और भी ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। जब ध्यान देंगे हम और निवेश करेंगे, वी इन्वेस्ट आवर टाइम एंड मनी एंड एफर्ट, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और उसका फायदा जरूर किसान को मिलेगा। जी, इनफैक्ट कुलदीप जी को भी मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। कुलदीप जी, आपसे सवाल यही है कि जो दो मुद्दे उठाए गए हैं कि जितनी जो टेक्नोलॉजी इस समय आ चुकी है उसका फायदा वाकई में क्या कुछ किसान इस समय उठा पा रहे हैं, और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उससे आगे बढ़कर अब कैसे इन किसानों को टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा मिले। अभी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जैसे कि ज़्यादातर फार्मर्स है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, अराउंड 70% के आसपास या 80% के आसपास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो हमारे अनुभव से हमको पता चला है कि बेसिकली काफ़ी सारा अवेयरनेस हुआ है। जैसे कि एक सिर्फ ड्रिप इरिगेशन का एग्जाम्पल लिया जाए तो गुजरात के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, अवेयरनेस भी हो रहा है। पर जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग का एक प्रश्न है, जो बड़ा प्रश्न है, जिसमें यंगर जनरेशन है, अभी जो खेती कर रहे हैं वो काफी मतलब एक है कि यहाँ पे 40 साल के मतलब ऊपर के जो लोग हैं या वैसे जो पुराने लोग हैं वो खेती कर रहे हैं। यंगर जनरेशन इतने अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डिंग में कैसे हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि जैसे ये टेक्नोलॉजी है उसको फार्मर तक पहुंचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम एग्रीगेट करें फार्मर्स को। तो अभी फिलहाल काफी जगह पे, जैसे कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सस्ता संघ, एक नेटवर्क है एनजीओस का, एंड आई ऑल्सो रिप्रेजेंट अ नेटवर्क ऑफ
फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को गुजरात गुजप्रो एग्री बिजनेस कंसोर्शियम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो उसके अंतर्गत हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हाँ भाई फार्मर्स को अगर एग्रीगेट किया जाए तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो वो एंड फार्मर तक पहुंचाए जाए। क्योंकि एक इश्यू है कि यहाँ पे रिमोट एरिया में जो फार्मर अभी काम कर रहा है, तो उनके वहां वो जो एक्सटेंशन सर्विसेज है, गवर्नमेंट की एक्सटेंशन सर्विसेज है या फिर टेक्नोलॉजी है, वो पहुंच नहीं पा रही है। तो उनके लिए एग्रीकल्चर कैसे वायबल बना जाए, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये एफपीओस प्रमोट कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फार्मर कंपनीज और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स। तो एक तरह से एक चैनल बन सकता है, एक मैकेनिज्म बन सकता है जहां पे ये सब इन्वेस्टमेंट्स और ये जो टेक्नोलॉजीज है वो एंड फार्मर तक पहुंच सके। ओके, मुझे यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा कुलदीप जी, लेकिन जब लौटेंगे कुछ और पहलुओं पर ऑफ कोर्स चर्चा करेंगे। एफपीओस की आप बात कर रहे हैं, नमशा यहाँ पर चंद्रशेखर जी कुछ और भी जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और जल्द ही लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश कृषि महाकुंभ, और हमारे साथ है हमारे खास मेहमान जी चंद्रशेखर, समीर शाह और साथ ही कुलदीप। इनफैक्ट कुलदीप, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे एफपीओस की जो आपने शुरू किया है। इस कॉन्सेप्ट की जरूरत कैसे पड़ी और कितना फायदा इनफैक्ट किसानों को मिल पा रहा है एफपीओस के जरिए? हमारा अनुभव है पिछले 2 साल का, जैसे कि वी बीइंग अ कंसोर्शियम ऑफ एफपीओज एंड एनजीओज, तो काफी सारे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे। जैसे कि हमारे पार्टनर्स हैं, तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज पे काफी काम हुआ था। तो उसके अंतर्गत काफी सारी कमिटीज, पानी समितिज, वाटरशेड कमिटीज, ऐसे एसएचजीज इन द फॉर्म ऑफ मतलब कम्युनिटी सीबीओज, काफी सारी ऐसी कमिटीज बनी थी। तो अभी इनको वहां पे प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए काफी काम हुआ, एक्सटेंशन सर्विसेज हुआ। तो अभी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो उसको मार्केट एक्सेस करने की बात हुई, तो उसमें मार्केट पार्टिसिपेशन में, फार्मर का जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में, तो उसमें काफी दिक्कतें हमने देखी। खास करके ट्राइबल एरियाज में देखा जाए या फिर रिमोट एरियाज में देखा जाए, तो एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है, जो फाइनेंशियल डीलिंग्स है, मंडी ऑपरेशंस में है। तो वैसे सब इश्यूज को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि फार्मर्स को उसके जो मूल्य, उसका जो प्रोड्यूस है, उसका ज्यादा से ज्यादा मूल्य कैसे मिल सकता है, ताकि उनके लिए वो वायबल प्रोफेशन बन सके जी। तो उसके लिए हमने ये सब जो कमिटीज बनी हुई थी, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे, उसको हमने एग्रीगेट किया और उसको एफपीओ का स्वरूप दिया, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप दिया। तो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है कि गांव लेवल पे भी एक कमिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, और फार्मर्स क्लब होता है, क्लस्टर लेवल एसोसिएशन भी हो सकते हैं, और उनके जो मेंबर्स सभी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एफपीओ में। तो एफपीओ में काफी अच्छा अनुभव रहा था हमारा। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम के साथ काम किया था, एनसीडीएक्स के साथ हमने काम किया था, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। अभी हम काफी अलग स्टेप्स रहे, एक्सपोर्ट्स में भी जा रहे हैं, स्टार्टिंग विद कितने किसानों के साथ कितने किसानों को आप जोड़ पाए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर कुलदीप जी? वी एक्चुअली अभी 28 एफपीओज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसका टोटल स्ट्रेंथ कम्स टू अराउंड 1,50,000 फार्मर्स अलोन इन गुजरात। तो उतने हमारे मेंबर्स ऑलरेडी है एफपीओज, और उनके मेंबर्स होते हैं फार्मर्स। जो फिगर मैं बता रहा हूं आपको, 1,50,000 के आसपास फार्मर्स है। ओके। तो अभी हमारे पास यही चैलेंज है कि अभी हाँ भाई इसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए, कैसे फार्मर्स को, एफपीओस को मार्केट के साथ सीधा जोड़ा जाए। तो उसके लिए हम एनसीडीएक्स के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं फॉरवर्ड मार्केट्स में, और एक ई मंडी के कॉन्सेप्ट पे भी अभी वर्कआउट कर रहे हैं। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर समीर जी, ये कैसे होगा, क्योंकि ये इन्होंने काफी सारे किसानों को एक साथ लाया है, एंड आई एम गेसिंग वो नेक्स्ट स्टेप यही है कि वो मार्केट का पूरा फायदा उठा पाए, जहां पर एनसीडीएक्स आएगा आगे। बिल्कुल, ये एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट जो अभी शुरू हुआ है पिछले 2 सालों से अराउंड द कंट्री, और इनकी जो एसोसिएशन है कुलदीप जी की, उन्होंने भी शुरू किया है, वो एक आइडियल व्हीकल है, आइडियल प्लेटफॉर्म है। फार्मर्स का जो मार्जिनल फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है, उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करे, ताकि उनका डिमांड एग्रीगेट हो जाए, और ये एफपीओ व्हीकल के थ्रू उनको मार्केट एक्सेस करे। तो हम लोगों ने फॉरवर्ड सेगमेंट जब हमने लॉन्च किया, तो हमने ये सोच के लॉन्च किया था कि इस फॉरवर्ड सेगमेंट को फार्मर
फार्मर को डायरेक्ट एक्सेस देना चाहिए। Okay. इसलिए स्पेसिफिकली हमने एक एफपीओ के लिए एक अलग से मेंबरशिप कैटेगरी अप्रूव कराई थी एफएमसी से, और एफएमसी का ये एफएमसी की भी मैं दाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने वो विजन के थ्रू वो एक नई मेंबरशिप कैटेगरी अप्रूव करी है हमारे लिए। तो उस एफपीओ कैटेगरी के अंडर हमारे अभी 13 मेंबरशिप एप्लीकेशंस एफपीओज के थ्रू हमको मिले हैं। Okay. उसमें से 7 एक्टिवेट हो चुके हैं और 7 और पाइपलाइन में है। तो लगभग 20 एफपीओज एक आध महीने में हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेट हो जाएंगे। सारे एफपीओज के साथ हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है, और कुलदीप जी के एसोसिएशन के थ्रू हमने एक बीच में गुजरात में हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। Okay. और बीच में हमारा एक पहला ट्रेड भी हुआ एफपीओ के थ्रू। Okay. तो एफपीओज को बहुत फायदा मिल रहा है, और ये फर्स्ट टाइम है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज के हिस्ट्री में पिछले 10 सालों में जहां फार्मर को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दिया जा रहा है ये फॉरवर्ड सेगमेंट के थ्रू। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट जो मिल रहा है फार्मर्स को, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मार्केट्स के लिए। चंद्रशेखर जी, जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि एफपीओज जैसी अब ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, ऐसे मॉडल्स बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों को भी एकदम इन ट्यून रखा जाए कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कुलदीप जी पहले भी कह रहे थे कि अब आप देखिए किसान जो है वो 40+ है, नया जनरेशन इज नॉट रियली इनटू एग्रीकल्चर। उस नए जनरेशन को कैसे इन्वॉल्व किया जाए? इसमें दो चीज है। अब नए जनरेशन जवान लोग कृषि क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ नोबडी शुड ऑब्जेक्ट, क्योंकि यंगर जनरेशन के लिए तो दे हैव लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज। पिछले 10 साल में कई नए अपॉर्चुनिटीज, नए मार्ग खुल गए हैं, एंड देयरफॉर उनका हक है कि दे विल परस्यू देयर करियर। नंबर 1। नंबर 2, मगर टू अट्रैक्ट यंग जनरेशन हमें वी नीड टू मेक एग्रीकल्चर फैशनेबल। Exactly. आज एग्रीकल्चर इज अ ड्रेजरी। फैशनेबल इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट आई डोंट नो वो कितनी बड़ी स्केल पर हो पाया है। तो क्या है कि आज अंग्रेजी में शब्द है ड्रेजरी। राइट। एग्रीकल्चर इज अ ड्रेजरी, बहुत एकदम श्रम जीवन वो है उसमें, मगर उसको एक शुड मेक इट फैशनेबल। वो कभी फैशनेबल बनेगा जब किसान की जानकारी अपना जो उनका जो भी ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उसके बारे में ही बिकम्स एन एक्सपर्ट। उसको जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज उसको सब मिला जाए, पानी मिलेगा, इनपुट्स उसके लिए मिलेगा, अच्छा एग्रोनॉमी होगा, और उत्पादन का बाद मार्केट, उसको आसान से मार्केट एक्सेस मिलेगा और अच्छा भाव मिलेगा। तो इट्स वी नीड टू फाइंड एंड टू एंड सॉल्यूशन जो कहा जाता है। तो एक है मार्केट एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई शक है ही नहीं। मगर किसान उत्पादन करेगा तो ही मार्केट में लेके जाएगा, तो मगर उसको पहले उत्पादन करने के लिए हमें जो भी सुविधा उसे बना के देना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले कई 3-4 जो 9, 10 और 11 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना में जो भी स्ट्रैटेजीज किए थे, स्कीम्स थे, इन्वेस्टमेंट जो लगाया था, उसका कोई फायदा हमें नहीं मिला है। 4% एनुअल एवरेज टारगेट था, ग्रोथ टारगेट इन एग्रीकल्चर। हमने पिछले 15 साल में 4% की ओर कहीं गया ही नहीं, बहुत कम है। तो अभी हमें वी नीड टू थिंक, रीथिंक, रिव्यू, और एक नया कोई एक स्ट्रैटेजी हमें अपनाना पड़ेगा टू फाइंड एंड टू एंड सॉल्यूशन। राइट, नई सोच की जरूरत है। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए, हम जल्द ही लौटेंगे। देख रहे हैं ये खास पेशकश CNBC आवाज पर कृषि महाकुंभ। ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी कि किस तरह से किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हो रही है। FPOs का इजाद हुआ है 2 साल पहले, लेकिन क्या वाकई में वो कारगर साबित होंगे या फिर वहां पर किस तरह के और ट्वीकिंग की जरूरत है ताकि ये मॉडल और भी सक्सेसफुल हो सके एज अगेंस्ट कोऑपरेटिव्स जो पहले कई सालों से भारत में दिखाई दिए है। चंद्रशेखर जी, आपके यहाँ पर इनपुट्स क्या रहेंगे, क्योंकि आपने इस मार्केट को काफी सालों में उभरते हुए देखा है। मैं समझता हूँ स्पॉट एक्सचेंजेस और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इनको सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन मार्केट एक्सेस और मार्केटिंग का तो काम जरूर करना चाहिए, उनको कर रहे हैं, मगर उसके पहले प्रायर टू दैट जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें भी उनका एक भूमिका हो सकता है। I think उनको they need to talk about
किसानों को कहना चाहिए इनपुट अवेलेबिलिटी के बारे में, Okay. इनपुट क्वालिटी के बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में। और दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, सिर्फ एक कमिटमेंट है और जरा सा खर्चा है। दे शुड बी एबल टू स्पेंड दैट मनी। और जैसे हम खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसका रिजल्ट, उसका फल जरूर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। Right. मैं खुद 10 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया हूँ कोयम्बतूर के पास। इट वाज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनिशिएटिव, Right. एब्सोल्युटली सक्सेसफुल। मगर हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, मेरा मित्र के पास साथ में करते थे, तो वी कुड नॉट स्केल इट अप। राइट। मगर और भी अभी भी चल रहा है ऑन ए वेरी जो स्मॉल प्रॉब्लम वहीं पर होती है, वो स्केलेबिलिटी की Right, इश्यूज exactly. उभर कर आती है। तो उसमें स्केलेबिलिटी हो सकता है, मगर उसमें देन यू नीड फाइनेंसिंग राइट। एंड कमिटमेंट। तो हमें श्रद्धा चाहिए, सबूरी चाहिए और पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। three things. पैसे पर Yeah. समीर जी, लेकिन फाइनेंस भी आजकल आई वुडंट से कि बहुत आसानी से अवेलेबल है, लेकिन उसके भी एवेन्यूज काफी ज्यादा हैं। काफ़ी इनोवेशन अभी आनी शुरू हुई है इस मार्केट में। जैसे कर्नाटका में हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमारा जो एक जॉइंट वेंचर है कर्नाटका गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ कॉल्ड राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज लिमिटेड, उसमें हमने बैंकों के साथ काम करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डिजाइन किए, जिन प्रोडक्ट्स के थ्रू फार्मर्स को डायरेक्ट एक्सेस टू नॉट ओनली अ बैंक अकाउंट बट ऑल्सो टू कैश क्रेडिट अकाउंट्स। तो ऐसे एक इनोवेशन काफ़ी अभी आनी शुरू हुई है इस मार्केट में। पहले फार्मर का रिलायंस होता था कि जो ट्रेडर था उसको माल बेचना भी है और उसी से पैसा लेना भी है, उसी से लोन भी लेना है और बेचना भी उसी को है। तो वो जो एक क्लोज रिलेशनशिप थी, इनफॉर्मल रिलेशनशिप ट्रेडर के साथ, उसको एक अनबंडल करके उसमें फॉर्मल फाइनेंसिंग लाना जरूरी है। और उस तरह की इनोवेशन मैं मानता हूं कि अभी अर्ली डेज है और ज्यादा स्केलेबल नहीं है, लेकिन वो आनी शुरू हुई है मार्केट में। तो मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये एफपीओ और ये मॉडर्न मार्केट एक्सेस और जो चंद्रशेखर जी जो फोकस बता रहे हैं और ये जो फाइनेंसिंग में जो इनोवेशन आ रही है, वो एक अगले सालों में स्केलेबल इनिशिएटिव्स हो सकती है। तो होपफुली जब हम अगली बारी चर्चा कर रहे होंगे, हम इस बात पर चर्चा कर रहे होंगे कि भारत में न्यू जनरेशन एग्रीकल्चरिस्ट की तादाद कहीं ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाए हैं और बाकी जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, नए एवेन्यूज आए हैं, उसका फायदा उठा पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे लिए इस सेगमेंट में हिस्सा बनाने के लिए, अपनी टाइम निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्ले है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का फार्मर्स के लिए, उसका क्या फायदा है और उसको कैसे इजीली अप्लाई किया जा सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।